हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं और बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। अब देखो, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग अब डिनोट करेंगे HUP से। अब कहीं भी अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट HUP लिखूंगा ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो चलो अब देखो, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। तो देखो, हम लोग क्या पढ़े थे, बोहर का जो थियरी था, बोहर का जो मॉडल था, उसमें उन्होंने क्या बोला था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी मटेरियल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी मटेरियल, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो मटेरियल पार्टिकल है। उन्होंने ये बताया था, बोहर की थ्योरी की क्या थी कि वो कोई भी मैटर है, वो जो छोटे पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो आपका मटेरियल पार्टिकल है, ठीक। तो जो मटेरियल पार्टिकल होता है, तो उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों आप एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। दोनों आप एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते हो विथ ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। लेकिन जब आए डी ब्रॉगली, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये मैटर वेव भी होती हैं, वेव की तरह भी बिहेव करती हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, तो वेव भी जनरेट कर रही है। अब बताओ, कोई चीज आपने ऐसी थ्रो की, आपने ऐसे फेंका, तो क्या हर एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आप उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हो? वेलोसिटी बताओगे तो पोजीशन डिफर हो जाएगी, पोजीशन बताओगे तो वेलोसिटी डिफर हो जाएगी। तो एग्जैक्ट आप एक्यूरेसी से साथ उसका वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते, नहीं आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब जब हमारा ये मैटर वेव की तरह वर्क करने लगा, तब वहां पे आपका पोजीशन और मोमेंटम आप एक्यूरेसी के साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट से फिर हाइजेनबर्ग आए इन 1927। इन 1927 में क्या है, एक साइंटिस्ट आया वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेजेंट किया ए प्रिंसिपल, प्रेजेंटेड, इन्होंने एक प्रिंसिपल प्रेजेंट किया और उस प्रिंसिपल का क्या नाम है, नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया और उसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया। अब देखो क्या था ये, इट स्टेट्स दैट, अब ये क्या बोलते हैं, देखिए ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, पहले लिख लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, ये इम्पॉसिबल है मेजर करना क्या, साइमल्टेनियसली क्या साइमल्टेनियसली मेजर करना, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, द एग्जैक्ट
पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं फाइंड कर सकते ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जैसी छोटी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का आप एक साथ पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डी ब्रॉग्ली ने क्या बताया था कि ये वेव की तरह भी वर्क करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। बोहर तक तो ये मटेरियल की तरह वर्क कर रही थी, मैटर की तरह, पार्टिकल नेचर, लेकिन अब इसके पास वेव नेचर भी आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे इन्होंने क्या दिया, एक रिलेशन दिया। क्या रिलेशन है? डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यही ये रिलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है आपको। जहां पे डेल पी क्या है? डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन मोमेंटम। और डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब अगर यहां पे देखो, अगर मान लो आप डेल एक्स को टेंड करते हो जीरो की तरफ, मतलब पोजीशन को जीरो की तरफ टेंड कर रहे हो, ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये जाएगा नीचे, तो नीचे जाएगा तो 1/h/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब डेल्टा पी किधर टेंड करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, और ऐसे ही अगर डेल पी को टेंड करा देते हो जीरो की तरफ, तो डेल एक्स किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, टेंड करेगा। तो इसका मतलब है दोनों का आप एग्जैक्ट मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। अगर इसको फाइंड करने जाओगे तो वो बदल जाएगा, इसको फाइंड करने जाओगे तो वो बदल जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो नोट कर लो बच्चों। तो यहां से अगर हम लोग एक रिलेशन और आ जाएगा, यहां पे P को हम लोग क्या बोलते हैं? P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। तो m डेल्टा v, तो अब यहां से क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं m डेल्टा v डेल्टा x इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। अभी आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा रहे हो, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? इक्वलिटी लेके चलोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी, तो इसका मतलब डेल्टा वी आपको निकालना होगा और पोजीशन में दिया होगा, मास ऑफ उस पार्टिकल का दिया होगा, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हो गया, इरेज कर दिया जाए। चल, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ गया। क्योंकि मैटर के पास आपका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है, तो इसकी वजह से क्या है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन निकालने जाओगे तो मोमेंटम चेंज होगा, और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालने जाओगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने एक इक्वेशन दे दिया, डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन
suitable photon is employed to locate an electron an electron in an atom with a distance of with a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty what is the uncertainty what is the uncertainty involved in measurement of velocity involved in measurement of velocity. देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलो भाई अब ये क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। एक माइक्रोस्कोप हम लोग यूज कर रहे हैं लोकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इन एन एटम, किसी एटम में, विथ ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस दिया गया है, इसका मतलब ये आपको डेल एक्स दिया हुआ है। क्या दिया है? 0.1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻11 मीटर। ठीक, ये दिया हुआ है। कहता है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपसे डेल भी पूछ रहा है वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसको देखते हैं। तो क्या हमने पढ़ा? m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π। हमने कहा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या लेंगे? इक्वलिटी लेके चलेंगे। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा v तो हमें निकालना है इंटू m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग को याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, डेल्टा एक्स आपको क्या दिया है? 10⁻11 इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। चलो भाई अब यहाँ से डेल्टा वी आप कैलकुलेट कर लो। 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻42। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद ये लगभग आएगा 6 इंटू 10⁻6। आप चेक कर लेना एक बार, 6 इंटू 10⁻6, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इतने की अनसर्टेनिटी अवेलेबल है किसमें? उसकी वेलोसिटी फाइंड करने में। ओके, तो बच्चों नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हो गया कंप्लीट? इरेज किया जाए। चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अ गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। गोल्फ बॉल है, उसकी मास क्या है? 40 ग्राम है। एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर
पर सेकेंड, इसको भी 45 कर दीजिए, 45 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड if the speed can be measured within accuracy of 2%, within accuracy of 2%, तो calculate uncertainty in position, calculate uncertainty इन पोजीशन। तो आपको क्या कह रहा है कि अनसर्टेनिटी आप फाइंड कीजिए, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को पहले समझिए फिर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोल्फ बॉल है जिसका मास दिया गया है कि 45 ग्राम का है और उसकी स्पीड क्या है 45 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है, पहले मास देख लेते हैं, एम दिया है 45 ग्राम, तो इसको आप क्या करो केजी में कन्वर्ट कर लो, 45 इंटू 10 टू दी पावर -3 केजी, ये मास दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी दी गई है, v दिया गया है 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो अब कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी में 2% का एक्यूरेसी है। द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, वेलोसिटी में 2% का एक्यूरेसी है। इसका मतलब 45 वेलोसिटी है तो डेल वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का 2%, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो हमको मिल गया, डेल वी मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, डेल एक्स पूछा हुआ है, पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी ये पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, डेल पी या एम डेल वी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सारी वैल्यूज रख दो, तो हमें डेल एक्स निकालना है। तो अब क्या करो, ये हो गया 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू डेल वी की वैल्यू कितनी है 0.9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। सब कुछ काट पीट लेना, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, और वो क्या आएगा, मीटर में आएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, इरेज कर दिया बच्चों, चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है एंड मोमेंटम इज इक्वल, अनसर्टेनिटी किसमें, पोजीशन में, और मोमेंटम में क्या है, आर इक्वल। दोनों क्या है, दोनों जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन और मोमेंटम में दोनों क्या है, इक्वल है। देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो आपसे अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में पूछ रहा है, वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। आपसे ये दे दिया कि मोमेंटम में और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपसे वेलोसिटी में पूछ रहा है कि अनसर्टेनिटी कितनी होगी।
तो देखो हम लोग फॉर्मूला तो जो जानते हैं पहले उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेल पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि डेल पी जो है ये डेल एक्स के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, डेल पी की जगह डेल एक्स रख दिया। तो डेल एक्स या डेल एक्स की डेल पी रख दो, डेल पी का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम डेल पी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच अपॉन 4 पाई। अब डेल पी क्या होता है आपका, एम डेल वी इज इक्वल टू रूट ओवर एच अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ से क्या क्या रिलेशन लिख सकते हो, जैसे डेल वी यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एम रूट ओवर एच अपॉन 4 पाई, या इसको ये भी लिख सकते हो 1/2m रूट ओवर एच अपॉन पाई, या इसको ये भी लिख सकते हो कि रूट ओवर एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। तो जो आपको इच्छा करे वो लिख लो। तो ये हमारा क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो अब देखो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो इसने किसको गड़बड़ बताया, इन्होंने जो अभी तक बोहर का एटॉमिक मॉडल सही होता आ रहा था अब इन्होंने उसमें भी कमियां निकाल दी। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल अभी तक सब सही आ रहा था अब वहाँ भी कमी आ गई। तो इसका मतलब है कुछ लिमिटेशंस हो गई बोहर एटॉमिक मॉडल में। अब हम लोग क्या करेंगे, उन लिमिटेशंस के बारे में देख लेते हैं, क्या लिमिटेशंस आ गई, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिएगा लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था अब उसके क्या क्या लिमिटेशंस आ गई, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अभी तक तो बोहर का एटॉमिक मॉडल सही जा रहा था, लेकिन जब हाइजेनबर्ग या डी ब्रॉगली आए तो भी थोड़ा सा उसमें कमियां निकाल दिए। जैसे उन्होंने बोला था कि ये पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन इसने डी ब्रॉगली बोल दिया इसके पास वेव नेचर भी होता है, ठीक। चलो भाई, तो अब पहला लिमिटेशन है कि जो हमारा बोहर मॉडल था, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। ये पहला क्या आ गया, पहला लिमिटेशन आ गया, ठीक। दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा हमारा लिमिटेशन है, इट डज नॉट कंसिस्टेंट विथ डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इनके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहा, ठीक है, इनकी थियरीज के साथ नहीं चल पाया। तो लिख लीजिए इट इज नॉट कंसिस्टेंट
it is not consistent with de Broglie hypothesis and with de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle। अब DBH और HUP का मतलब आप समझ लेना कि ये इनके साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, ठीक है। अगला इनका लिमिटेशन क्या था, बोहर एटॉमिक मॉडल का अगला लिमिटेशन क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, जो स्प्लिट होता है लाइंस का इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये लिख लीजिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन it could not explain splitting of lines in electrical and magnetic field। in electrical and magnetic field, ठीक है। ये लाइंस का स्प्लिटिंग नहीं एक्सप्लेन किए जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है लाइंस, इसके बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। और इनका चौथा जो लिमिटेशन है वो क्या है, नो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन के लिए इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये भी लिख लीजिए, नो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये देखिए, ये आपसे स्कूल लेवल के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। लिस्ट 4 लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, या आप कुछ बोहर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस बताइए। तो ये स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, क्योंकि ये इसका सबसे कम लिमिटेशन है। क्योंकि अभी तक थे तो वो तो बहुत पहले ही फेल हो गए, लेकिन ये काफ़ी सालों बाद फेल हुआ। जब हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली आए, डी ब्रॉगली ने जब अपनी हाइपोथेसिस दी, तब ये जाके इनका कुछ ड्रॉबैक निकल के आया, ठीक है। नहीं तो ये सब कुछ सही जा रहे थे, इनका लग रहा था कि सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये हमारा हो गया लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब एक नया मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, क्योंकि ये फेल हो गया, तो इसका मतलब इसके बाद कोई नया मॉडल आया होगा ना। तो अब जो आएगा वो आएगा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या आएगा? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो नोट कर लिया बच्चों, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। हेडिंग डालिएगा, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम का वेव मैकेनिकल मॉडल। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
इसी मॉडल को एक और नाम से जाना जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये आया कैसे? ये आया तब जब आपका क्या हुआ, जब बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो इस मॉडल में क्या क्या था? इस मॉडल में आपके डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट था। मतलब डी ब्रॉगली का क्या कॉन्सेप्ट था? डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के पास दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर होते हैं, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसमें ये इन्वॉल्व था। और दूसरा क्या था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो लिख लीजिए, दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके मॉडल में क्या क्या था? पहला था डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के पास क्या होता है? डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक, और दूसरा क्या था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल HUP। अब इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या, जब हमारा आफ्टर द फेल्योर ऑफ BMA, आफ्टर द फेल्योर ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जब हमारा बोहर का मॉडल फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि आप समझ गए होंगे, जब बोहर का मॉडल फेल हुआ, अ न्यू मॉडल इज डिराइव्ड, एक न्यू मॉडल आया, न्यू मॉडल इज डिराइव्ड, एक न्यू मॉडल डिराइव किया गया। किसके द्वारा? एरविन श्रोडिंगर के द्वारा। ERWIN, एरविन श्रोडिंगर, नाम याद रखिएगा। ये श्रोडिंगर ही ज़्यादा जानते हैं लोग, एरविन याद रखिएगा, एरविन श्रोडिंगर। तो इन्होंने डिराइव किया, इज डिराइव्ड बाय एरविन श्रोडिंगर, नोन एज, इसी को क्या बोला गया? नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसी को क्या बोला गया? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। किसने दिया था? याद रखिएगा कि श्रोडिंगर ने दिया था, एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या था? दिस मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ, मैंने बताया ना इस मॉडल में क्या कंसिस्ट्स है, ये दोनों है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी है एज वेल एज HUP भी है। कंसिस्ट्स ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एज वेल एज HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कंसिस्ट करती है। तो इसमें दोनों ये प्रिंसिपल आते हैं। तो ये हमारा क्या था? नया मॉडल था, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? इरेज किया जाए? चलो, अब देखो क्या था इस मॉडल में, अब हम बात करते हैं। देखो, इन दिस मॉडल
इस मॉडल में श्रोडिंगर एज्यूम्स इलेक्ट्रॉन Schrödinger assumes an electron as a three-dimensional wave, as a three-dimensional wave. इन्होंने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, थ्री डायमेंशनल वेव होती है, which is present in positive field of nucleus, which is present in positive field of nucleus, in positive field of nucleus. ठीक है, तो इन्होंने ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास थ्री डायमेंशनल वेव होती है जो पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में होती है. तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एन इक्वेशन. दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन एन इक्वेशन ये एक इक्वेशन पे बेस्ड है, नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. उस इक्वेशन का नाम क्या है? नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. अब वो इक्वेशन है क्या? यही है बस. तो इक्वेशन लिख लीजिएगा, del 2 psi अपॉन del x2 प्लस del 2 psi अपॉन del y2 प्लस del 2 psi अपॉन del z2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई, e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0. बस आपको इसको याद रखना है. ये कहाँ से आ रहा है इसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. del 2 साई अपॉन del x2. del 2 का मतलब हो गया ये डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन. साई को दो बार डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल इन्होंने माना था, इसलिए x y z तीनों आया. तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखो, ये 8 पाई m h ये सब क्या है? कांस्टेंट है. अब यहाँ पे del 2 अपॉन del x2, del y2 और del z2 ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई. डबल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव. ये साई के डबल डेरिवेटिव है. और साई है क्या? साई आपका है वेव फंक्शन. साई क्या है? वेव फंक्शन है. ई क्या है? टोटल एनर्जी. ई क्या है? टोटल एनर्जी. और वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए. ओके, तो अब ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में देखो तो इन दिस इक्वेशन the only unknowns are unknown क्या क्या है? E है, साई है, E एंड साई.
बस यही आपके अननोन्स है। ई डिनोट्स द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो ई है डिनोट्स द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ it denotes the quantized value of energy and psi denotes wave function। ये क्या डिनोट करता है? वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसको बस याद रखना है। अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अब हम इस साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये साई ये क्यों आया यहाँ पे, क्या रीज़न है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।